नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। आज एक खास खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव के बाद लगातार आपसी संघर्ष देखा जा रहा है, तो वहीं गांव-गांव में खूनी संघर्ष भी हो रहा है और गांव-गांव में हत्याएं हो रही हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रेकिंग टुडे के एडिटर इन चीफ मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे आखिर क्या है ये पूरा मामला। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो सरकार ने कहा था कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराएंगे और कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। वहीं चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि हर जगह संघर्ष हो रहे हैं। तो वहीं कल पश्चिम बंगाल में चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में पूरे देश में बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए थे। पर ये जो बवाल हो रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं बैठा जा रहा है और ना ही कोई बीजेपी का नेता इस मामले पर बैठ रहा है? आखिर क्या है पूरा मामला? जी मनीष जी। देखिए मानस, साफ तौर से आप ये समझिए कि जैसे आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, जी। उसके विरोध में जो तमाम लोग थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आपने देखा होगा। कल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम मंत्रियों ने अपने आवास के सामने धरना दिया, एक सांकेतिक धरना दिया। जी। ये धरना किस बात का था? ये धरना इस बात का था कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, उसके विरोध में ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें पश्चिम बंगाल की हिंसा तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम गाँवों में पंचायत चुनावों के बाद जो खूनी संघर्ष हुए हैं, आप बाराबंकी का मामला देख लीजिए। बाराबंकी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ जी। पर 2 पक्षों में संघर्ष हो रहा है, जम के बमबारी हो रही है। लखनऊ में कल रात की ही घटना है। लखनऊ में कल रात में माल थाना क्षेत्र में एक पत्रकार और उसके तमाम जो साथ के लोग थे, उसमें जो एक पूर्व प्रधान, उन्होंने बांके से हमला किया। तो जी। पूरे प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं। महाराजगंज में, सीतापुर में, गोरखपुर में जो गृहम का सीएम का गृह क्षेत्र है, जो जिला है, वहाँ कल पुलिस चौकी फूँक दी गई। तो ये सब चीज़ें आखिर क्यों नहीं दिख रही हैं? भाई जी। ये तो यही दोहरा मापदंड हो गया ना कि आप राजनीति कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं है, तो वहाँ की हिंसा हिंसा है, और उत्तर प्रदेश में अगर हिंसा हो रही है, तो वहाँ अपनी आँखें बंद कर लेंगे आप। तो ये दोहरा चरित्र जो है, वो सामने आ रहा है, और निश्चित रूप से अब जनता भी समझने लगी है। और वास्तव में अगर ये लोग, इन लोगों को वास्तव में, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनकी फिक्र होती, तो ये तमाम नेता जो कल धरने पे बैठे हुए थे, उन्हें अपनी सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने किस तरीके से पंचायत चुनाव कराए। जब कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब इस मामले में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने की बात हुई थी, पिटीशन हुई थी, तो उस वक्त जो है, जो यूपी सरकार का पक्ष रखने वाले जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं। जी। तो सारी तैयारियों के बाद आप देखिए कि क्या हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। गांव गांव में कोरोना के मरीज हो गए हैं, रहस्यमयी बुखार से लोग मर रहे हैं। चुनाव परिणाम के रिजल्ट के बाद लगातार संघर्ष हो रहा है, खुलेआम बम चल रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर ये नेता खामोश हैं। तो अगर वास्तव में इन्हें जनता की चिंता है, तो इन्हें अपनी सरकार के बारे में भी, अपनी सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए, जी। और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। जी। मानस। मनीष जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जहां पे अगर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से कहते हैं कि स्वस्थ, बिल्कुल चुस्त है, दुरुस्त है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये दंगे होते नजर आ रहे हैं यूपी में। ये कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे, कानून व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त होती, तो फिर इस तरह के संघर्ष आपके सामने नहीं आते ना। देखने, देखिए, कहने की बातें और होती हैं, दिखाने की बातें और होती हैं, और जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यही है कि इस समय पंचायत चुनावों के बाद पूरे प्रदेश में जो माहौल है, वो काफी गर्म है। गांव-गांव में संघर्ष हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। और कानून व्यवस्था की जहां तक बात करें, कानून व्यवस्था का मतलब यही था कि पंचायत चुनावों को ठीक-ठाक तरीके से निपटाना, और जो उनका परिणाम आए, परिणाम के बाद कोई संघर्ष ना होने देना। हालाँकि इसके पहले आपने देखा होगा कि कोर्ट की भी गाइडलाइन थी कि जो पंचायत चुनावों को बूथों को लेके था, कि जब इन्होंने परमिशन माँगी थी, कोर्ट से परमिशन माँगी थी, तो उस समय ये कहा गया था कि जो सही ढंग से कराएँगे, और जहाँ भी इस तरह की गैदरिंग होगी या जहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा, वहाँ के थानेदार सस्पेंड किए जाएँगे। सीधे-सीधे एक आदेश था। लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों से, तमाम पोलिंग बूथों से जबरदस्त गैदरिंग की तस्वीरें आई। कहीं कोई आपने सुना कि कोई पुलिस वाला सस्पेंड किया गया हो, किसी को निलंबित किया गया हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
जिस जिले से आते हैं, गोरखपुर में, वहां पुलिस चौकी तक फूंक दी गई। वहां आप बताइए वहां कौन सा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं और वास्तव में ये दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं पंचायत चुनाव में, जिस तरीके से निर्दलीयों ने इस समय सरकार को पटकनी दी है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है, उससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी अब निश्चित रूप से ये समझ चुकी है और उन्हें समझ में आ गया है कि वास्तव में क्या होना है। और ये बहुत दिन तक इस तरह की जो तानाशाही सरकार है, वो मुझे लगता है कि अब नहीं चल सकती है। क्योंकि अगर वास्तव में आप जो नियम कानून बैठ के अपने कमरे में बना रहे हैं, उन नियम कानूनों का जमीनी स्तर पर अमल भी होना चाहिए। जब आप नियम कानून बनाने और उसके अमल करने में आप अंतर देखेंगे तो उसका सीधा सीधा असर जनता पर जाएगा। और निश्चित रूप से जो ये हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी थी शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो पाया है। मनीष जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जो लगातार राजधानी में लोग ऑक्सीजन की वजह से परेशान हैं और लोग ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं। एक तस्वीर हमारे सामने आई थी जिस पर एक बेटी अपनी मां को ई रिक्शा पे लेके जा रही है और उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है। देखिए, ऐसी तस्वीरें पूरे प्रदेश से आई हैं और सरकार का दावा इस मामले में भी फेल हुआ है। सरकार के पास पूरा 1 साल का वक्त था। अगर वो चाहती तो सही ढंग से तैयारियां करती। ना तो ऑक्सीजन की समस्या आती, ना बेडों की समस्या आती, ना लखनऊ में आके डीआरडीओ को अस्पताल बनाना पड़ता, ना इस तरह से तमाम जो है जो इंतजाम किए पिछले साल किए गए थे उस तरह से इंतजाम किए गए होते तो इतनी स्थिति बद से बदतर होती। हालांकि अब काफी स्तर पर काफी हद तक मामले को संभाला जा चुका है। अब धीरे धीरे केसेस भी कम हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार है, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है। और पहले टीम 11 थी, टीम 11 रोज निर्णय लेती थी, रोज नियम कानून बनाती थी। टीम 11 कोरोना को रोकने में लगी हुई थी और तमाम सवाल टीम 11 पे उठने शुरू हो गए तो टीम 11 से 2 लोगों को निकाल के टीम 9 बना ली गई। अब टीम 9 काम कर रही है, लेकिन ये आप समझिए कि अब ये जो काम किया जा रहा है, अगर ये काम पहले किया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति इस तरह से होती। लोग एम्बुलेंस के लिए भटक रहे होते, लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे होते, लोग बेडों के लिए भटक रहे होते, ना आईसीयू वेंटिलेटर के लिए भटक रहे होते। ये कहीं ना कहीं ये भी नाकामी सरकार की है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हालांकि जो सरकार है उत्तर प्रदेश में वो कहीं भी अपना दोष नहीं मानती है, क्योंकि चाहे सूबे के मुखिया हों, चाहे सूबे के तमाम नेता हों, वो बड़े आराम से और प्रेस के सामने आके और ढिंढोरे पीटते हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया और उनके जो उनके कामयाबी के किस्से होते हैं वो विदेशों तक चर्चा में आते हैं। तो इसमें भी सरकार की ही नाकामी है। ऑक्सीजन से लेके बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर अगर सरकार समय से चाहती तो व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन सरकार पंचायत चुनावों में व्यस्त रही। सरकार के मुखिया पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। सरकार के जो अफसर हैं वो सिर्फ योगी जी की इमेज बनाने के चक्कर में उनकी मार्केटिंग करने में लगे रहे, वो जनता को भूल गए। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए। तो ये थे मनीष पांडे जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हमें हर उन मुद्दों को लेकर जो सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी दिखाती हुई नजर आ रही है। फिर मुलाकात करेंगे अगले बुलेटिन पे किसी खास खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।